प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित भेंट वार्ता मैं इनसे मिला का अध्ययन करेंगे। भेंट वार्ता, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें लेखक या वार्ताकार किसी विशिष्ट व्यक्ति से भेंट करता है और उनके मध्य जो भी बातें होती हैं उसे भेंट वार्ता के रूप में उल्लेखित करता है। प्रस्तुत भेंट वार्ता में लेखक पद्म सिंह शर्मा ने पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से इलाहाबाद स्थित उनके आवास, जो कि उन्होंने किराए पर लिया था, वहां मुलाकात की। उनके साथ लगभग 4 दिन तक रहे और उनके व्यक्तित्व के बारे में जो जो अनुभव प्राप्त किए उन सबका वर्णन इस भेंट वार्ता में किया है। परीक्षा में आपको इस भेंट वार्ता का सारांश पूछ सकता है, जिसे आप निम्न बिंदुओं में लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक तथ्य ध्यान में रखिएगा कि पद्म सिंह शर्मा का जन्म 1876 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तथा मृत्यु 1932 में हुई थी। इन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका एवं पद्म पुराण जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। पृष्ठभूमि में हम लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से की गई यह भेंट वार्ता डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा लिखित मैं इनसे मिला नामक भेंट वार्ता में संकलित है। यह भेंट वार्ता 2 भागों किस्त 1 और किस्त 2 में प्रकाशित हुई है। दूसरे भाग में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से की गई भेंट वार्ता का विवरण है। लेखक दिसंबर के माह में निराला जी से मिलने उनके इलाहाबाद, अब प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध है, स्थित उनके निवास स्थान पर गए थे। उनके साथ लेखक ने 4 दिन व्यतीत किए। इन 4 दिनों के मध्य उसने जो कुछ देखा व अनुभव किया, उसी का वर्णन इस भेंट वार्ता में है। सारांश में लिखेंगे कि लेखक बताता है कि दिसंबर माह की एक सुबह 9 बजे के आसपास वह निराला जी के यहाँ पहुँचता है। चूंकि निराला जी उस समय हिंदी के एक उच्च कोटि के कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे, अतः लेखक को ना किसी पूर्व सूचना के उनके यहाँ जाने में काफी संकोच अनुभव हो रहा था। एक दूध वाले से पता पूछने के उपरांत जब वह निराला जी के दरवाजे पर पहुंचता है तो निराला जी स्वयं दरवाजा खोलकर बहुत ही सहजता के साथ लेखक को अपने साथ आने को कहते हैं। निराला जी के निवास स्थान के बारे में बताते हुए लेखक ने बताया कि निराला जी के मकान के साथ ही आगे वाले हिस्से में मकान मालिक भी रहते हैं। निराला जी के पास एक कोठरी, एक रसोई और एक कमरा है, जो कि आगंतुकों के लिए बैठक के रूप में प्रयुक्त होता है। लेखक के अनुसार निराला जी का पूरा घर अव्यवस्था का परिचायक था। लेखक के शब्दों में, नीचे के हिस्से की क्या, मुझे तो ऊपर के हिस्से की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं जान पड़ी, इसलिए कि उसका निवासी उसमें एक विरागी की भांति रहता है। जिस कोठरी में वह स्वयं रहता है उसके कोने में मिट्टी के 3-4 बर्तन रखे हैं, जिसमें से एक में आटा है, एक में दाल, बाकी खाली पड़े हैं। सूखी सी दवात और टूटा सा होल्डर है, जिससे यह कलाकार कलाकृतियों की रचना करता है। स्वभाव, निराला जी के स्वभाव के बारे में अपना अनुभव बताते हुए लेखक ने बताया है कि निराला जी मस्त मौला परंतु स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिसने दुनिया की कोई परवाह नहीं की, उसे ठुकरा दिया, वह इसकी चिंता क्या करे। वह निराला जी के संदर्भ में महादेवी वर्मा के इस कथन को सत्य पाता है कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है और ऐसा जीवन बिताकर इतनी ऊंची साहित्य निराला जी ही कर सकते हैं। लेखक ने निराला के यहाँ अपने 4 दिवसीय प्रवास का वर्णन करते हुए बताया है कि वह एक उच्च कोटि के आतिथेयी थे। वह स्वयं अपने हाथ से भोजन तैयार करके लेखक को खिलाते थे। लेखक ने उन्हें एक अपने में ही मस्त रहने वाला इंसान पाया है। दिसंबर में भी जब संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है,
तब भी निराला के पास ढंग के ऊनी वस्त्र नहीं थे। उनके वेशभूषा को देखकर लेखक स्वयं सोचता है कि हिंदी का युग प्रवर्तक कवि निराला और इस वेश में कौन कल्पना कर सकता है कि उसके पास जाड़े के कपड़े न होंगे। वह हाथ से खाना पकाता होगा और बीमारी में पानी के घूंट के लिए भी तरसता रह जाता होगा। लेखक ने निराला के जीवन को आडंबर मुक्त एक मजदूर के जीवन की भांति देखा। लेखक ने उनको देखकर विचार किया कि मैं उन बिना चुपड़ी मोटी रोटियों में उस कलाकार की साधना के तार देख रहा था, वहीं जो हिंदी की महान शक्ति है ऐसे चूल्हा फूंकता है, यह कभी न सोचा था। उसके जीवन एक मजदूर का सा जीवन है, वह मजदूर जो सर्वहारा है। सर्वहारा का अर्थ होता है जो सब कुछ, जिसका सब कुछ हरण हो गया हो या सब कुछ हार चुका हो, सब कुछ खो चुका हो, वह सर्वहारा है। इसी तरह लेखक ने निराला के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को उनके समीप रहकर देखा। उसने देखा कि संयम और सहजता की पराकाष्ठा वाले निराला रात में स्वयं से बातें करते हुए समाज या स्वयं पर हंसने लगते थे या फिर बेचैन होकर टहलने लगते थे। वह वास्तव में तत्कालीन समाज की दशा से असंतुष्ट थे। लेखक ने जब उनसे प्रगतिशील साहित्य पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रगतिवाद पर सबसे पहले मैंने ही लिखा है, इसे कोई नहीं जानता। क्या किया जाए, दुनिया ऐसी है जो बिना रिवॉल्यूशन, क्रांति के नहीं मानती। उसी दौरान एक प्रकाशक निराला जी से मिलने आता है। तब निराला जी स्पष्ट करते हैं, साहित्य साधना से बनता है, हमें केवल रुपया तो कमाना नहीं है, साहित्य ऐसा देना है जो जनहित का हो। पर लोग समझते ही नहीं। विदा लेते समय जब निराला लेखक की बची हुई साबुन की टिक्की तक दे देते हैं, यह उनके संतोषी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है। अपनी इस 4 दिवसीय प्रवास में लेखक बताता है कि वह इलाहाबाद में ही करीब दर्जन भर साहित्यकारों से मिला। सबने लेखक से निराला के बारे में पूछा। तब क्षुब्ध होकर लेखक ने उनकी इस महान साहित्यकार के प्रति उपेक्षा पर प्रश्न किया, आश्चर्य है कि आप इलाहाबाद में रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि निराला जी कैसे हैं। लेखक को पहली बार अनुभव होता है कि उस समय हिंदी लेखक किस दुर्भाग्य की स्थिति से गुजर रहे थे। अंत में वह स्पष्ट करता है कि भले ही निराला जी से उसकी गहन साहित्य चर्चा करने को अवसर नहीं मिला, परंतु उनके सानिध्य में वह अपने जीवन पथ पर और अधिक कुशलता से आगे बढ़ सकता है। वह स्पष्ट करता है कि हमें निराला जैसा कलाकार चाहे मिल जाए, परंतु निराला जैसा मानव नहीं मिल सकता। आशा है यह प्रस्तुति आपके लिए परीक्षा प्रयोगी होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।